जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11 का विशेष सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। पेपर कोड है आपका A/8000। तो ये प्रश्न पत्र किसी स्कूल में आया हुआ पेपर है। तो आज की इस क्लास में हम लोग आपका पूरा पेपर देखने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार अपनी हाफ ईयरली एग्जाम से पहले देखकर जरूर जाइएगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? ऑप्शंस यहाँ पर हमको दिए गए हैं, भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, प्रसाद युग में, प्रासोदोत्तर युग में, यानी कि प्रसादोत्तर युग में। तो इसे हम लोग जो है छायावादोत्तर भी कहते हैं, शुक्लोत्तर भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा भारतेंदु युग में। नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो ये हुई थी भारतेंदु युग में। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद की रचना है। तो स्वामी दयानंद की रचना है भारत भारती, भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो रचना है वो है सत्यार्थ प्रकाश। ये इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में ये रचना देखने को मिलती है, सत्यार्थ प्रकाश वाली। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन काल है वो 1864 से लेकर 1938 तक था। कब तक था? 1864 से लेकर 1938 तक था। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता अथवा कलकत्ता। क्या है? कोलकाता अथवा कलकत्ता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा खा वाला कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। नेक्स्ट है, सरदार पूर्ण सिंह की प्रसिद्ध रचना है। तो सरदार पूर्ण सिंह की प्रसिद्ध रचना है मजदूर और प्रेम, चिता के फूल, अशोक के फूल, चित्रलेखा। सरदार पूर्ण सिंह की जो प्रसिद्ध रचना है वो है मजदूर और प्रेम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, मजदूर और प्रेम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन का पहला कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सबरमपा, सरहपा, लुइपा, कड़हपा। तो किसे माना जाता है हिंदी का प्रथम कवि? तो हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है वो माना जाता है सरहपा को। किसको माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा बी वाला, सरहपा। नेक्स्ट है, वीर गाथा काल की विशेषता है। तो वीर गाथा काल की विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन, प्राकृतिक चित्रण, नारी के रूप सौंदर्य का वर्णन, मुक्तक काव्य रचना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा युद्धों का सजीव वर्णन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका का वाला, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, युद्धों का सजीव वर्णन। नेक्स्ट है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, राम भक्ति शाखा से। तो किससे संबंध था? तो इनका संबंध था कृष्ण भक्ति शाखा से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका गा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामचरितमानस में सर्गों की कुल संख्या है। तो रामचरितमानस में सर्गों की कुल संख्या, ऑप्शंस आपको दिए गए थे 7, 4, 8, 6। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 जो है रामचरितमानस में कुल सर्गों की जो संख्या है वो है 7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा का वाला। नेक्स्ट है, सूकर खेत स्थान संबंधित है। तो सूकर खेत स्थान संबंधित है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो सूकर खेत जो स्थान संबंधित है वो संबंधित है तुलसीदास से। किससे संबंधित है? तुलसीदास से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तुलसीदास।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश को आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होता है वो होता है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो इसके पाठ और लेखक का नाम क्या है? तो इसके पाठ का नाम है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। क्या है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है। और इनके लेखक का नाम क्या है? तो इनके लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक ने अपनी उन्नतियों का मूल किसे बताया? धर्म को बताया है। अंग्रेजी की उन्नति का क्या कारण है? भारतवासियों को सबसे पहले किसकी उन्नति करनी चाहिए? अथवा में अगर आपको ऊपर ऊपर वाला नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पूरा पैरा आपको पढ़ना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो इस पाठ का नाम है महाकवि, क्या नाम है? महाकवि माघ, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। क्या है? महाकवि माघ का प्रभात वर्णन है इसका नाम। ठीक है। और इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है। इसके बाद है महाराज अंशवाली किसे कहा गया? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। निरूपाय शब्द का अर्थ लिखिए, यानी कि जिसका कोई उपाय ना उसे निरूपाय कहते हैं। प्रस्तुत गद्यांश की भाषा लिखनी है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन आपको ये पूरा दिया जाएगा, ये आपको पद्यांश दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। तो ये आपका कबीर के दोहे से लिया गया है। किससे लिए? कबीर के दोहे से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं वो हैं कबीर दास। कौन है? कबीर दास है। ठीक है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या वगैरह आप कर लेंगे। इसके बाद अथवा है, तो अथवा में आपको दूसरा पद्यांश दिया गया है, उस पद्यांश को आपको करना है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है आपका दोहावली। शीर्षक क्या है? दोहावली शीर्षक है। और इसके जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास है। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह और है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है तीनों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। तो इन तीनों में से आप किसी दो का याद कर लीजिए, 100% आपके पेपर में एक जरूर फंस जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बलिदान कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। क्या है? बलिदान कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अथवा बलिदान कहानी का उद्देश्य 80 शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है आन का मान नाटक के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। क्या है? आन के मान नाटक के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए अथवा दुर्गा दास का चरित्र चित्रण 80 शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो अथवा करके आपको दिए गए हैं, तो इन दोनों को प्रॉपर आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है दिए गए संस्कृत गद्यांश का अनुवाद में हिंदी संदर्भ सहित आपको करना है। ठीक है। इसका आपको क्या करना है? संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। नेक्स्ट है आपको एक श्लोक दिया गया है खा में, इसका भी आपको क्या करना है? संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर पहला मुहावरा है खून पसीना एक करना। तो खून पसीना एक करने का मतलब है कड़ी मेहनत करना। कलेजा ठंडा होना मतलब कि मन में शांति हो जाना। खोदा पहाड़ निकली चुईया, अधिक परिश्रम लाभ कम। क्या है? खोदा पहाड़ चुईया का अर्थ क्या है? जो है परिश्रम अधिक लाभ कम। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति होना। खून पसीना एक करना मतलब कि कड़ी मेहनत करना। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को
संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। नायक का संधि विच्छेद है तो नय धन अका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला नय धन अका। नेक्स्ट है इत्यादि का संधि विच्छेद है, तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति धन आदि, क्या होगा, इति धन आदि होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका सेकंड वाला इति धन आदि। नेक्स्ट है सुरेश का संधि विच्छेद है, तो सुरेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुर धन ईस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुर धन ईस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा शुर धन ईस। इसके बाद नेक्स्ट है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है, क्या बताना, विभक्ति और वचन है। आत्मनि में विभक्ति और वचन है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए थे, सप्तमी बहुवचन, पंचमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। तो आत्मनि जो विभक्ति और वचन है वो है सप्तमी एक वचन, क्या है, सप्तमी एक वचन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नामना में विभक्ति और वचन है, तो नामना में विभक्ति और वचन क्या है, तो तृतीया विभक्ति एक वचन है, क्या है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। अम्बुज का अर्थ होता है कमल, क्या होता है, कमल, और अम्बुद का अर्थ होता है बादल, क्या होता है, बादल होता है। तो अम्बुज का अर्थ होता है कमल, अम्बुद का अर्थ होता है बादल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड वाला कमल और बादल। नेक्स्ट है कपट और कपाट, तो कपट का अर्थ होता है धोखा, क्या होता है, धोखा होता है, और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा, क्या होता है, दरवाजा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कपाट बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर हमारा आपका बी वाला सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर देखो दो अर्थ लिखना है, तो चपला के लिख सकते हैं, अर्क का लिख सकते हैं, कर का लिख सकते हैं। तो चपला का आप लोग लिख सकते हैं चंचल बिजली, और अर्क का आप लिख सकते हैं नाव ज्योति, और कर का लिख सकते हैं हाथ किरण। तो ये आप लिख सकते हैं, आपको किसी एक के दो अर्थ लिखने हैं। नेक्स्ट है बढ़ा चढ़ाकर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। पहला है बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो बढ़ा चढ़ाकर कहने का मतलब है अतिशयोक्ति, क्या है, अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग कहते हैं जिज्ञासु, क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला जिज्ञासु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। एक फूलों की माला लाइए, यहाँ सब सकुशलता पूर्वक हैं। वह बाजार जाना मांगता है, तो वह बाजार जाना चाहता है, ये कर सकते हैं। एक फूलों की माला लाइए, लाइए क्या करें, एक फूलों की माला लाइए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, श्रृंगार रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हास्य रस और श्रृंगार रस आपको दोनों को अच्छे से याद कर लेना है। अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट है चौपाई अथवा दोहा छंद की परिभाषा मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो ये आपको दो दो नंबर में देखने को मिलेंगे सारे प्रश्न, दो दो और दो नंबर में, ठीक है। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन में क्या कहा गया है, 13 क्वेश्चन में किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता अंग्रेजी पद पर अपनी नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। 11th में देखो प्रवक्ता पद पर जरूर आवेदन पत्र आता है लिखना, तो आप उसे लिखना सीख लीजिए, ठीक है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भारतीय समाज में नारी का स्थान, महंगाई की समस्या, प्रदूषण और जो है पर्यावरण, परिवार नियोजन एवं जनसंख्या की समस्या। तो ये आपका जो है क्लास 11th का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।